है आपका अपना YouTube चैनल एग्जामदीप। आज के इस करंट अफेयर में है ना सेशन में हम जितनी भी भाई जो गवर्नमेंट जी वेबसाइट्स हैं, PIB न्यूज है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो आए हुए जो डिफरेंट टाइप्स के जो और ऑल इंडिया रेडियो है, उतने भी जितने भी इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं सबको कवर करते हैं। सबको कवर करते हुए हमारी क्लास होती है। तो जब एक बात आपको बता दूं कि जब आप है ना करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं ना, फिर आपको किसी भी इस तरह की क्लास ले लेते हैं भाई जो ये है, तो कोई भी अदर सोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कि जो न्यूज़पेपर कोई भी और ना कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत है। आपका सवाल सारा जो कवर कराया जाता है इसमें। रही बात करंट अफेयर की तैयारी की, कि बच्चों का दिमाग में होता है कि भाई ये कब से तैयारी करें, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं मैं तो 2015 में वो सॉरी 25 में 2025 में दूंगा, 2026 में दूंगा या 24 में दूंगा, एग्जाम दूंगा, तो अभी इसे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तो भाई पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपको बात बता दूं, करंट अफेयर कोई भी है ना, कोई भी सी कोई डेट नहीं होती। और जो जिस दिन से जो आप जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भी ये यूपीएससी के लिए ही क्लास है, बाकी जितने स्टेट पीसीएस हैं और जितने भी हमारी जो वनडे एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका कोई टीचिंग एग्जाम हो, टेट सुपर टेट, तो आपको बार बार चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्यों जरूरी है वो अभी आप समझते हैं। अब मैं आपको एक अब ये पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर कितना और कहाँ से पढ़ें, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादातर देखो यूजुअली ना 1 ईयर का जो करंट अफेयर बोलते हैं कि भाई ये जो इतना पढ़ना चाहिए, पर आपको बता दूं ना कम से कम 1.5 से है ना 2 साल का करंट अफेयर पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। देख सकते हैं कोई भी एग्जाम है, इसलिए देखो जो हमारी क्लास कर गए हैं बच्चे, चाहे अभी पैट का एग्जाम हो, चाहे जो पीछे कोई भी एग्जाम हुआ है, तो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि देखो एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया जाता है। पर जो करंट अफेयर में कभी आपको ये याद नहीं करना होता। करंट अफेयर जैसे और देखते हैं ना कि नहीं रट लो, ये कर लो, ये क्वेश्चन ले लो, हवा 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 इस तरह से बना के रखते हैं। तो ये नहीं, देखो उन्हें समझो। देखो आप याद करना नहीं होता बिल्कुल भी। यू आर नॉट विद एलिजिबल टू दैट, कि आप इसको याद ही नहीं कर सकते, करीब करीब आओगे कभी भी याद नहीं कर पाओगे। इसलिए करंट अफेयर को ना जीएस पेपर से रिलेट करके पढ़ो, और आपको जीएस पेपर भी में भी हेल्प करेगा। चाहे आपका कोई, जैसे कि अब देखो जिसके वनडे एग्जाम होता है, जो देखो इधर मान लिया करंट अफेयर को इस तरह से नहीं पढ़ोगे, बार बार क्लास करोगे, तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी उनसे भी सबसे रिलेट करना होता है, तो आपकी वो भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। इकोनॉमिक्स हो चाहे हिस्ट्री हो, तो ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे लग जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारी क्लास के थंबनेल से लग गए। जो वनडे एग्जाम है ना उसमें थंबनेल से लग गई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो इसी के साथ जो आज की क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक है हमारा जो लीगल राइट्स फॉर द नॉन ह्यूमन्स। तो ये क्या है, सब जगह पूरी चीज़ को देखते हैं। तो भाई ये है हमारा। तो देखिए कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने उनके आसपास जो विभिन्न प्रकार के तत्व और घटक जो है अपने इन्वायरमेंट में, दो चीजें होती हैं, एक लिविंग जो सजीव बोलते हैं, एक दूसरी होती है नॉन लिविंग जो निर्जीव। अब इसमें भी जो ना सजीव और निर्जीव भी है, जैसे कि बात करते हैं, जैसे मान लिया एयर की और वाटर की, ये निर्जीव चीजें हैं, लेकिन जो आप मानव सर्वाइकल के लिए उतनी आवश्यक है जितना देश में प्रयास कर रहे हैं। बहुत से दो देश जो इसमें बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं इस फील्ड में। जल्द ही से इन चीजों पर भी जो कोई प्रोटेक्ट हो जाए, जैसे लीगल राइट्स उधर ह्यूमन जो तो न्यून ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस के लिए होते हैं ऐसे न्यून ह्यूमंस के लिए कैसे होते हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो आप है ना अपने आसपास देखो, जैसे हवा है, हवा प्रदूषित हो रही है, पानी में जो पानी भी पोल्यूट हो रहा है, जो प्रदूषित हो रहा है। रिवर जो है हम उसमें जो जो अनट्रीटेड जो डिस्चार्ज डाल रहे हैं, तो उससे प्रदूषित, उसका जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो यदि हम जो इन्हें प्रदूषित होना से बचाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ लीगल राइट्स देने होंगे हमें। जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट है ने जो गंगा नदी को लीगल राइट्स दिया हुआ है, तो लीगल राइट्स के कारण जो, तो ऐसे बहुत सारे ज़्यादा प्रयास हैं करने होंगे दुनिया स्तर पर, जो ऐसे बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो आगे आने वाला जो कुछ टाइम होगा ना, हम में से हम एक ऐसे जो एक समय में जो एंटर करने वाले हैं, हम ऐसे एक समय में एंटर करने वाले हैं जहाँ पर जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी जी साइंस इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी कि आप है ना डेली जीवन में जो इसको रोज़मर्रा के जीवन में इसके अंदर जी बिल्कुल अंदर ही होगी इस तरह से। तो डे बाय डे लाइफ के अंदर जो इसमें जो मैं ना बायो की बात कर रहा हूँ ना, बायो इसकी, तो कह रहे हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, आप इसमें बायो लाइफ में बहुत सारी जो इंटीग्रेटेड होगी, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होगी ये जो साइंस एंड जो बायोटेक्नोलॉजी होगी हमारी जो।
का जो मिक्सचर होगा, ये जो जो बायो एज है, बायो ये है जो टाइम है जो आने वाला, तो ये सारी जो बायो जो इंटीग्रेटेड होगी किस चीज़ से, साइंस से और बायोटेक्नोलॉजी से ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपकी लाइफ को जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। अभी जो आप भी आपसे आसपास देखते हैं कि जो जीएम मॉडिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, माना जा रहा है कि जिस प्रकार जो प्रदूषित मॉडर्न जो साइंस के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी का जो यहाँ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है, वह बहुत सारे ऐसा समय आने वाला है, बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि जो ह्यूमन लिविंग्स है इन द बायो एज, हम जब बायो एज को जो लिव करेंगे, तो बायो एज क्या होती है, बायो एज को समझते हैं पहले चीज़ों को। बायो एज क्या होती है? बायो एज का कोई उम्र नहीं होती। ऐसा मत सोचिए कि जो बायोलॉजिकल उम्र है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो जो गुप्ता एज है, यानी गुप्त काल है, इस तरह से, तो इसके बारे में बायो एज इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी जो लाइफ के साथ इतनी जुड़ जाएगी कि न चाह के भी है ना, हम उससे अलग नहीं हो सकते, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हर चीज़ में जो आपको बायोटेक्नोलॉजी दिखेगी। क्या भारत जो बायो एज में जो के लिए प्रेपर है, जो इसके लिए तैयार है नहीं तैयार है, तो इसके देख लेते हैं। आपको अपनी तैयारी करनी है, लेकिन हमारी तैयारी है नहीं है हमारी जो, लेकिन बाकी दुनिया में बहुत सारे देश हैं वहाँ पे इस तरह की जो पहले से ऑलरेडी जिन्होंने देश में जो बहुत काम कर रहा है वो स्टार्ट कर दिया, इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे न्यूजीलैंड और बोलीविया इसके जो एग्जाम्पल हैं। तो मैनी कंट्रीज आर यूके, दे आर द ट्राइंग टू द कॉर्पोरेट्स दिस द बायो एज प्रिंसिपल्स देयर लाइफ। इस टॉपिक पर जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को बताऊं कि बोलीविया न्यूजीलैंड है ना, दे आर ट्राइंग टू गिव द लीगल राइट्स ऑफ द ह्यूमन टू द ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस। तो ये नॉन ह्यूमंस कौन से होते हैं? जो आदमी नहीं है, जो नॉन ह्यूमंस उनको बोलते हैं जो आदमी नहीं है, जैसे जीव जंतु हो गए, आ सकते हैं इसमें, जानवर हो गए, पशु पक्षी आ गए, नदी आ सकती हैं। दीज ऑल थिंग्स आर द नॉन ह्यूमंस। तो ये जो गैर मनुष्य हैं, और प्रयास है कि जो ह्यूमंस को जो लीगल राइट्स दिया जाए, इसके पीछे लीगल राइट्स होने चाहिए, जैसे कि मनुष्य का लीगल राइट्स है। जैसे आपको बता दूं, कानून, कोई भी कानून है जो आईपीसी की दुनिया भर के गौर तरीके से जो अपने बनाए रखे हैं हमने, तो और दुनिया भर के जो जैसे कानून अपने बनाए रखे हैं, दुनिया भर के जो राइट्स हैं आपको मिलते हैं, हमें मिले हुए हैं, चाहे आपको जो लीगल राइट्स हो, तो यू हैव द मल्टीपल राइट्स, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल राइट्स हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो आप भविष्य में इन चीज़ों को बचना चाहते हैं, तो जो नॉन ह्यूमंस हैं उनको भी लीगल राइट्स देने होंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो लीगल राइट्स दिया है गंगा नदी को, और इसकी सहायक नदी को भी दिया है। इस प्रकार जो हम जो बाकी अपने आसपास के देख रहे हैं ना, यदि उन्हें भी इस तरह का उन्हें भी लीगल राइट्स देने पड़ेंगे। तो बायो एज का मतलब जो बायोलॉजिकल एज नहीं है, यहाँ इसका मतलब एक ऐसे युग से है जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी से हर फेज में जुड़ी होगी, हमारे से जुड़ी होगी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, ये तो मैंने एक तरीके से इसके समझे बता दिए, अब इसके लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। For the tackling of the climate the crisis, there are the last the few years, and the Bolivia and New Zealand have the proposed the givings to legal rights of plants, animals and the non-livings। तो ये हमारा कुछ वर्षों में जलवायु संकट से निपटने के लिए बोलीविया, न्यूजीलैंड ने जो पौधे, जानवरों और निर्जीव संस्थाओं को कानूनी अधिकार देने का प्रस्ताव किया है। मुख्य जानकारी में जो कंसल्टेंसी ग्रुप ऑफ द फोरसाइट्स द लॉ ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड द वेल्स अगस्त 2022 में लॉ ऑफ इमर्जिंग बायो एज शीर्षक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में प्रौद्योगिक तेजी से विकास और पर्यावरण के साथ साथ मानवता के साथ संबंध और नैतिक परिणामों को समझने का आवश्यकता पर केंद्रित है। जैव युग क्या है? व्हाट इज द बायो एज? बायो एज के बारे में देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो मानव जीवन में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ती एकीकरण को जैव युग कहा युग आएगा। अनुवांशिक रूप से जो तो इंटीग्रेशंस ऑफ लाइफ द साइंस विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्रू द प्रोडक्शन एंड द जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस ऑर्गेनिज्म GMOS। तो ये क्या है? तो ये अनुवांशिक रूप से जो जीवकों के उत्पादन में माध्यम से आधुनिक तरीके से जीवन विज्ञान के एकीकरण, रोग प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जीन की जो इंजीनियरिंग और जो जीन उत्पादन, बहुत से ये बात को दर्शाता है कि जैव विद्युत प्रौद्योगिकी भविष्य में हमारे जीवन के लिए व्याप्त होने की सबसे अधिक संभावना है। फिर क्या है? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ द रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द नेचर। प्रकृति के अधिकारों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? इक्वाडोर। और जो दक्षिण अमेरिका के देश में 2008 में एक संविधान को मंजूरी दी है जो उष्णकटिबंधीय जंगलों, द्वीपों, नदियों और वायु के जो अस्तित्व, जो पनपने के विकसित होने में कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
हाल ही में जो अप्रैल 2022 में इक्वाडोर व्यक्तिगत जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। एफर्ट्स ऑफ द ग्लोबली, तो ये देख लेते हैं क्या एफर्ट्स है ग्लोबली हमारे। तो वैश्विक स्तर पर प्रयास क्या है। बोलीविया ने जो 2011 में मनुष्य के बराबर सभी प्रकार के जो अधिकार प्रदान किए हैं सबसे पहले। इसके बाद जो धरती माँ, इसने जो धरती माता के अधिकारों कानून की स्थापना की। इसने जो धरती माँ को जो सभी प्रकार के जीवित जो प्रणालियों और जीवित जीवों को एक अविभाज्य समुदाय और परस्पर संबंधित अन्योन्य आश्रित और जो पूरक और एक सामान्य भाग्य साझा करते हुए जो विशेष रूप से परिभाषित किया है। माओरी लगभग जो 160 वर्ष के नदी की जो एक जीवित इकाई के लिए मान्यता देने के लिए लड़ रहे थे। 15 मार्च 2017 में न्यूजीलैंड की संसद ने वांगवाई नदी द्वारा जो निपटान विधेयक पारित किया है, जिसमें जो उत्तरी द्वीप के वांगवाई नदी के पास उसमें आसपास के पारिस्थितिक तंत्र कानूनी व्यक्तिगत प्रदान किया गया है। कहाँ है वेयर डज द इंडिया स्टैंड, तो भारत का स्टैंड कहाँ है भाई। तो भारत कहाँ खड़ा हुआ है हमारा। तो भारत के जो संविधान में अनुच्छेद जो है हमारा आर्टिकल 15AG के जो में कहा गया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सभी जो है जीवों को जो प्राणियों को प्रति दया रखना और प्रत्येक कानून जो नागरिक और मौलिक कर्तव्य है। हालांकि ऐसे कर्तव्य कानून की जो प्रवर्तनीय नहीं है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2017 को गंगा नदी और उसके जो सबसे लंबी नदी सहायक जो यमुना नदी को संरक्षित करने का, नुकसान न करने का कानूनी अधिकार दिया है। निष्कर्ष ये कंक्लूजन क्या निकलता है, तो ये भविष्य में अस्तित्व को प्रतिस्पर्धा और मनुष्य के जीवन को प्रणाली को बीच रहस्य में सहयोग के लिए एक समूह को बदलाव जरूरी है। यहाँ पे जो वर्तमान में एक स्पष्टीकरण क्षेत्रीय सवाल के साथ साथ जो भारत में जैव युग की तैयारी कर रहा है। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये देख लेते हैं, इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य ये देखने हैं हमें यहाँ पे। पहले हम स्पेसिफिक के लिए देखते हैं। तो कंसीडर द नॉन ह्यूमंस क्या होते हैं, और तो व्हाट इज द बायो एज क्या होती है, व्हाट इज द राइट्स ऑफ द नेचर जो सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द एफर्ट्स ऑफ द टेकन द बायोलॉजिकल द ग्लोबलिकल राइट्स ऑफ द नेचर। और फिफ्थ है हमारा जो वेयर डज द इंडिया स्टैंड, तो भारत अपना स्टैंड कहाँ करता खड़ा है अभी हमारा। तो हिंदी में देख लेते हैं। गैर मनुष्य के विचार करें, जैव युग क्या है और प्रकृति के अधिकारों के क्या दर्शाते हैं, प्रकृति के अधिकारों के लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, भारत अपना कहाँ खड़ा है। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो भी एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ये हाल फिलहाल में है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिलीज हुआ है। इसमें भारत का जो बहुत शर्मनाक इंडिया की जो रैंकिंग है ना बहुत ही उसको डुबाया गया है। आप जो इंडिया को देखो तो बहुत सारे जो लोग इस तरह की चीज़ों को ट्रोल कर रहे हैं कि ये डिबेट का बहुत ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है कि कोई कह रहा है कि यहाँ पे भाई हमारी जो इंटरनेशनल रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई कह रहा है कि नहीं बहुत बढ़िया है, कोई कह रहा है कि नहीं हमारी वर्तमान सरकार ऐसी है कि इंडिया के फेवर में जो आता है वो सही है और जो फेवर में ना आए तो वो सही नहीं है। तो ये चीज़ें जो फेक होती हैं क्या है, इसके लिए न्याय प्रिय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह का जो बहुत डिबेट का बहुत मुद्दा बन के आ रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं ना सोशल जो मीडिया पर जो आपको देखने को मिल जाएंगी, आपने को इससे कोई देखो कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह की जो चलता रहता है मीडिया पे, तो हमें जो भी है रैंकिंग अपने एग्जाम की तस्वीर से पढ़नी है वो देखनी पड़ेगी। और एग्जाम में पूछा जाएगा तो भाई लिखना ही पड़ेगा। तो हमें भी चीज़ों को पता होना चाहिए। इसमें ना 4 पैरामीटर होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 4 पैरामीटर होते हैं। उन 4 पैरामीटर को जो न्याय के अलग अलग देशों की जो रैंकिंग दी जाती है, हर देश के लिए 0 से 100 के बीच में जो रैंकिंग दिया जाता है। और 100 का मतलब ये होता है जो एब्सोल्यूट हंगर, मतलब भुखमरी बहुत ज़्यादा है अंदर उस देश में। और 0 का मतलब होता है बिल्कुल भी हंगर नहीं है, बहुत उसमें भुखमरी नहीं है। भारत की स्थिति यदि हम जो साउथ एशिया की बात करें तो हमारी केवल एक ही देश हमारे से जो भाई नीचे है वो है अफगानिस्तान, जहाँ पे युद्ध चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका समझ रहे हो ना, वही है जहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई थी, जहाँ से भारत ने जिसमें क्राइसिस था और भारत ने उसको खाने के लिए दिया था जो गेहूँ वगैरह। तो ये लोग जो हमसे आगे हैं, तो बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं, तो ये बड़ी सोचने वाली भी बात है। और भारत सरकार इतना राशन बांट रही है, अंत्योदय जो योजना इस तरह की जो योजनाएं चला रही हैं, क्या उसके बाद भी इंडिया में जो इतनी हंगर है, इतना ये सारे इतनी भुखमरी है, ये अपने आप में जो डिबेट का मुद्दा है सारी चीजें। तो अब तो एक जो समरी तो देख ली, अब देख लेते हैं इसके बारे में हम। तो ये सारी चीजें हैं तो देख ले। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर ये हमारा ईयर 2000 है, ये 2007 की बात है, 2014 की बात है, 2022
2022 की बात है। देख लेते हैं, अफगानिस्तान यहाँ पे है, श्रीलंका हमारा इस तरह से यहाँ पे स्टैंड करेगा, नेपाल ये है, और देखो बांग्लादेश भी यहाँ, और पाकिस्तान यहाँ, और इंडिया अपना यहाँ है। तो ये इस तरह से देख लेते हैं स्कोर जो ये है हमारा इंडिया 30 के आसपास इस तरह से रहा है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये हमारा जो जीएस पेपर 2 में कवर करेंगे, इसको वही कवर करता है आज का टॉपिक। तो हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू द चिल्ड्रन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इंडिया रैंक द 107 आउट ऑफ द 121 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल जो हंगर। तो ये क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 121 है, देशों में जो 107वां स्थान प्राप्त किया है। टोटल 121 देश हैं, उनमें जो भारत की रैंक आई है 107 आई है। जिसमें जो युद्ध ग्रस्त जो अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देशों के जो 72 है, जो जहाँ पे युद्ध चल रहा है वहाँ पे युद्ध चल रहा है भाई, ये जो अफगानिस्तान उससे छोड़ दें तो दक्षिण एशिया के सबसे भाई हमारी कंडीशन सबसे खराब है। तो प्रीवियस ईयर्स जो रैंक्ड जो 101 आउट ऑफ द 116 द कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो GHI 2021। इससे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो GHI जो 2021 में 116 देशों में जो 101 स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GI इज द टूल्स, द टूल्स है भाई क्या है, किस तरह की यूज करते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये हमारा जो वैश्विक क्षेत्र में जो राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक और जो मापने और जो ट्रैक करने का काम करता है। तो GI जो सोर्सेस ऑफ द बेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ 4 जो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो 4 ये हमारे होते हैं, अंडर न्यूट्रेंट, और जो चाइल्ड जो स्टंटिंग्स, और जो चाइल्ड वेस्टिंग, और चाइल्ड मोबिलिटी। तो क्या इसकी जो इट्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, तो जो द GI, तो द ग्लोबल हंगर इंडेक्स द स्कोर्स द कैलकुलेटेड द 100 पॉइंट्स स्केल द रिफ्लेक्टिंग्स द सर्वेटिंग्स ऑफ हंगर्स वेयर द 0 इज द बेस्ट स्कोर्स, नो हंगर्स, एंड द 100 इज द वर्स्ट, बहुत ज्यादा वहाँ पे हंगर है इस तरह का। इंडिया स्कोर द 29.1 द प्लेसेस, इट इज द स्कोर द सीरियस कैटेगरी, हमारे जो सीरियस कैटेगरी में। तो ये क्या है, GHI की जो स्कोर की गणना जो 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है, भूख की जो गंभीरता दर्शाया जाता है, जहाँ पे 0 सबसे अच्छा स्कोर है, मतलब वहाँ पे कोई भूखमरी नहीं है, और जो 100 सबसे खराब है, यहाँ पे भारत का जो स्कोर जो 29.1 स्कोर है जो गंभीर श्रेणी में आता है। और जो टॉप एंड द फर्स्ट परफॉर्मेंस किस किस की है, तो इसमें देखो कौन कौन से हैं, तो बेलारूस हो रही है, तो ये हो GI जो बेलारूस हो गया, अब जो बोस्ट्रिया हो गया, हर्जेगोविया हो गया, चिली हो गया, चीन हो, जो क्रोएशिया, 5 शीर्ष देश हैं। तो यहाँ पे जो, और जो इसमें देखो जो शीर्ष देश है, और 4 जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल ऑफ द अफ्रीका रिपब्लिक, यमन, और जो इंडेक्स में सबसे नीचे, तो ये 4 टॉप है, 4 बॉटम के, ये इस तरह से। और जो परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज, तो परफॉर्मेंस देश की जो वैश्विक स्तर पर हाल ही में जो भूखमरी के खिलाफ जो काफी हद तक जो ये गिर गए हैं, यहाँ 2022 में जो 18.2 जो वैश्विक स्कोर था, और 2014 में जो 19.1 जो तुलना में केवल जो थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि 2022 में GI स्कोर जो अभी तक जो मध्यम माना जाता है। अब ये है फिर इसके बाद GHI के जो दक्षिण एशिया में दुनिया भर के ऊंचे स्तर पर जो बॉल स्केटिंग वाल जो बर्बादी है, अफ्रीका के दक्षिण जो सरहद देशों में जो अल्पोषण बाल मृत्यु दर के उच्चतम स्तर पर है। इंडिया परफॉर्मेंस क्या है, India for the score of 29.1 including the has the serious level of the hungers. It ranked the 107 out of the 121 countries. The undernutrient जो 16.3% है, populated the population of India is the undernutrient, ये फिर जो हमारा child wasting में तो जो 19.3%, तो children were vested under the vested, तो और the children जो child stunting and mobility में 3% of the child mobility and the 35.5 the children are the under the stunted। तो ये भारत का स्कोर 29.1 29.1 है, जो दर्शाता है गंभीर स्थिति का है, और 121 देशों में जो ये 100 स्थान पर था, तो स्थान पर है। और अल्पोषण में जो भारत में जो 16.3% अल्पोषण, उन्हें पूरे जो पोषण नहीं मिल पाता, जनसंख्या की पोषित है यहाँ पे। और चाइल्ड जो वेस्टिंग में जो 5 साल की उम्र के जो लगभग 19.3% बच्चे वेस्ट हो जाते हैं। और जो बाल जो विकास मृत्यु दर जो 3.3% बाल विकास दर, और 5% कम उम्र जो 35.5% जो अविकसित है। इंडिया एंड द नेबर्स कंट्री, इंडिया और जो नेबर कंट्री के बारे में देख लेते हैं। अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज द इंडिया 107 रैंक्ड
बिलो द श्रीलंका 64, नेपाल की है हमारी जो 61, वो जो 81 है, बांग्लादेश की 84 है, पाकिस्तान के जो हमारे जो से देख सकते हैं पाकिस्तान के वो भी हमारे से ऊपर है। तो ये हमारा देख लेते हैं। तो भारत की 107 है, कहाँ 107 और कहाँ 99। तो ये दक्षिण एशियाई देश में भारत की 107 है, श्रीलंका की 64 हो गई, भारत नेपाल की जो भाई 81, बांग्लादेश की 84 है और पाकिस्तान की 99, उनसे भी हम नीचे हैं सब। तो ये रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं इसके तो इसमें जाएगा नेशनल फैमिलीज हेल्थ सर्वे NFHS, और जो एनीमिया क्या होता है उसके जो जिसमें खून की कमी हो जाती है, तो राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य सर्वेक्षक और खून की कमी क्या होता है। अब इससे जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देख सकते हैं अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड इट्स इंडिकेटर, इट्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री, परफॉर्मेंस किस किस कंट्री ने कैसे कैसे किया, इंडियाज परफॉर्मेंस अपने इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, इसके संकेतक क्या है, इसकी गणना, और देशों का तो प्रदर्शन, भारत का प्रदर्शन कैसा है। अच्छा, प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर द इंडिकेटर और इंडिकेटर्स आर यूज द IFPRI टू द कंप्लीट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। तो एक है हमारा अंडर न्यूट्रेंट, फिर हमारा चाइल्ड सेंटिंग, फिर है चाइल्ड जो मोबिलिटी। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर तो यूजिंग द गिवन ब्लॉक। तो हमारा ओनली 1, ओनली 2 और 3, ओनली 1 और 2 3 और ओनली 1 और 3। तो इसमें भाई हमारा जो सही हो जाएगा, तीनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट है हमारा जो आता है ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स मस्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन रिवोल्यूशन। तो ये देखते हैं क्या है। आपने देखा होगा कि जब जो कोविड आया था ना, हेल्थ को लेके बहुत सारी जो बहुत ज़्यादा हम जो कंसर्न हो गए थे और स्वास्थ्य के लिए इतने सतर्क हो गए थे, हमें जो पता चल गया था कि जो आजकल हम जो खा रहे हैं ना वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर जो केमिकल है, जो पेस्टिसाइड है और इनका इस्तेमाल हो रहा है, और इसके इस्तेमाल में जो फूड की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हमारी फूड की जो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल मिलाए जा रहे हैं, फूड जो चेन में हमारी जो टॉक्सिक होती है। और इंडिया में लाइफ में जो एक्सपेक्टेंसी घट रही है, हमारा जो अलग अलग प्रकार की बीमारी जैसे कैंसर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अलग अलग इस तरह की बीमारी से हम ग्रसित होते जा रहे हैं डेली बाई डेली। और भारत में जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग को लेकर जो बहुत ज़्यादा सतर्कता आई है, लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जो शिफ्ट हो रहे हैं। सरकारी जो देखो, जो शहरी इलाकों की बात करूं तो ग्रामीण की तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन सर जो शहरी है उन इलाकों में बात करूं तो जो पीपल्स आर द मोर पीपल कंसर्न है। देखो वो तो अपने आप ही कंसर्न है कि तो ग्रामीण है वो तो अभी जैसा खा लेंगे, अच्छा पानी है, अच्छी सारी चीज़ें, लेकिन जो शहरी है वो आजकल इस तरह से बहुत ज़्यादा मोर कंसर्न है। पीपल आर द मोर कंसर्न, वे सब्जियां ना खाना चाहते हैं पर ऐसी ऑर्गेनिक जो बिल्कुल जो फल भी ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, सब्जी भी ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं। तो जो अवेयरनेस आफ्टर द कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पीपल बाय द ऑर्गेनिक थिंग्स आर द ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत जो महंगी होती हैं क्योंकि जो उनके उगाने में जो ना प्राकृतिक और तरीके से यूज किया जाता है, इसलिए उनका जो प्रोडक्शन भी, वो पैदावार भी बहुत कम होती है। तो ऐसे भाई देखो महंगा होना लाजमी है। और ये भी आप भी ये भी बोल रहे हैं कि जो देश में जो ऐसा समय आ गया है कि जब ऑर्गेनिक की ओर जो हम मूव करना होगा। देखो अब ये समय ऐसा आ गया कि हमें मूव करना ही पड़ेगा इस तरफ। ये तभी हमारी जो ग्रीन रिवोल्यूशन आ सकती है कि ये जो हमारा आज का जो है टॉपिक बेज है, जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स मस्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन रिवोल्यूशन। तो ये हमारी जो अगली जो होगी जो हरित क्रांति, उसका जो ये कारण बनेगा। ये बहुत बड़ी ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी जो हेल्थ के लिए, तो इन्वायरमेंट के लिए केमिकल फर्टिलाइजर है न कि जो हमारी जो हेल्थ के लिए इफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो एटमॉस्फेयर को जो भी ये प्रभावित करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उनको भी हानि पहुंचा रहे हैं। और जब ऐसी चीज़ें हैं जो हमको हानि पहुंचा रही हैं तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वी वांट टू द शिफ्ट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जो और जो मोर जो मूव करना ही होगा। और बेसिकली जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में जो नाइट्रोजन की अधिकता होती है, और भारत की मिट्टी में N2 नाइट्रोजन की कमी है। और इंडिया की जो फर्टिलाइजर जो प्रोफाइल है क्या है, NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटास। तो ये इनके केमिकल नेम है। और ये 4:2 अनुपात में 4 जो हमारा नाइट्रोजन पूछा जाता है। ये तो हमारा उत्तराखंड PCS में आया वो क्वेश्चन है, इसलिए देखो ये वनडे एग्जाम के लिए भी नहीं, स्टेट एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है। और P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटास। तो ये हम जो फर्टिलाइजर्स को जो ऑर्गेनिक तरीके से जो प्राप्त किए जाते हैं, तो गोबर से ऐसे खाद बनाई जाती है। और जितने भी सड़े गले हैं, जैसे मान लीजिए घर में जो वेस्टेज बच जाता है, सब्जी बच जाती है, फल बच जाते हैं जो गिरते हैं, तो उनसे भी देखो खाद बन जाता है। तो ये देखो टॉपिक डाउन टू अर्थ में आया हुआ टॉपिक है,
और इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो समझते हैं कि एक चीज़ को मैंने समझा दिया समझे टाइप। तो ये जो ऑर्गेनिक द फर्टिलाइजर्स मस्ट विद द नेक्स्ट जनरेशन रेवोल्यूशन, तो ये हमारा जीएस पेपर 3 में कवर करेगा। मेजर क्रॉप्स एंड द क्रॉपिंग्स, द पैटर्न्स एंड द वेरियस पैटर्न्स ऑफ द कंट्री। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मस्ट विद द नेक्स्ट जनरेशन, तो ये हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। इंडिया हैज द पोटेंशियल्स टू बिकम्स द हब्स ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो भारत में जो 20 जैविक खाद उत्पादन का हब बनने की क्षमता है। जैविक खाद, व्हाट इज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो ये जैविक खाद क्या है? तो जैविक उर्वरक पशु उत्पादों के लिए अवशोष से प्राप्त होने के लिए प्राप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जैसे गोबर, इस तरह से। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर कैन बी द कैटेगराइज्ड इनटू 2 सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग तो इसको टू पार्ट्स में जो कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स एंड द ऑर्गेनिक जो मेन्यू, और जो बायो फर्टिलाइजर्स एंड द कंपोस्ट लिविंग्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स द अटैच्ड द सॉइल एंड द लिक्विड कैरिंग्स। जैव उर्वरक और जो जैविक खाद, तो जैव उर्वरक ठोस या तरल वाहक से जुड़े हुए जैविक जो सूक्ष्म जीव से बने होते हैं। ये खेती योग्य जो भूमि के लिए उपयोग होते हैं, और जो सूक्ष्म जीव मिट्टी और जो फसलों के उत्पादन के बढ़ाने में मदद करते हैं। जैविक खाद आनुवंशिक रूप से घटित और कार्बनिक पदार्थ को संतृप्त करता है। यह बायोगैस संयंत्र खाद और जो वर्मी कंपोस्ट के लिए पाचन, और जो मिट्टी फसलों और पोषक तत्वों का करता है, उसमें जो उपज का सुधार करता है। तो यूज ऑफ द बेनिफिट्स क्या है इसके, जो इसका उपयोग जो जैविक खादों की बहुत कम होता है, जो जैविक खादों की पहुंच कम है। कुल जो उर्वरक जो खपत जैविक उर्वरक के अनुपात में 2018-2019 के लिए केवल जो 2.29% प्रतिशत था, और 2019-2020 के लिए ये 0.344% हो गया। और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साथ सरकार जो द्वी उत्पादन उर्वरक का भी लाभ उठा सकती है। मान लीजिए जैसे भाई वो लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, गैस का प्लांट लगाते हैं, तो उसमें क्या लगते हैं भाई, देखो एक तो गैस मिल जाएगी आपको, गैस के साथ साथ आपको जो उसका जो अपशिष्ट उससे बचा हुआ जैसे गोबर है, वो बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, वो उपजाऊ होता है, बहुत अच्छा काम करता है खेत के लिए। तो उससे भी ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे आएगी। तो पोटेंशियल्स ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, भारत में जो जैविक उर्वरक की संभावना क्या है? भारत में राष्ट्रीय ठोस उत्पादन अपशिष्ट और केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की अनुमानित MSW उत्पादन डेटा के आधार पर भारत की जो 000 टन से अधिक जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट MSW का जो म्यूनसिपल इस तरह है तो ठोस करता है। तो यह संग्रहण क्षमता जो 80% और जो MSW के जो जैविक लगभग जो 50% से ध्यान में रखते हुए भारत में प्रतिदिन उत्पादन होने वाला कुल जैविक कचरा जो लगभग जो 65,000 टन से प्रतिदिन आता है। और भले ही जो इसका आधा हिस्सा जो बायोगैस उद्योग में लगा दिया गया है, तो बायोगैस में लगा दिया जाए तो सरकार को जीवन उर्वरक के आयात में कमी करके लाभ उठा सकते हैं, कि जो हम इतना जो सब्सिडी देते हैं और जो बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं जितना भी इस तरह का, तो उससे भी देखो इससे हमारे जो फॉरेन जो रिजर्व को बचा सकते हैं। और इसी को जो हम जो लाभ उठा सकते हैं, बायोगैस जो गोबर संयंत्र बायोगैस जो जैविक खाद में जो पैदा करते हैं। और जैविक उर्वरक को बहुत बड़ा महत्व है, जो डाइजेस्ट को भी कहा जाता है, इसे डाइजेस्ट भी कहा जाता है। जो बायोगैस संयंत्र का जो अपशिष्ट है वो जो डाइजेस्ट दूसरी जो हरित क्रांति को सपने को साकार करने का मदद कर सकता है, कि ये बहुत ज़्यादा देखो क्या होता है, ये फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और डाइजेस्ट अपने जो मानक में जो पोषण मूल्य के अलावा लगातार घटती हुई जो मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ और प्रदान कर सकता है। और जो वर्तमान में जैविक उत्पादन सिर्फ जो 110,000 टन और ये 34 मिलियन टन से जैविक खाद है, जो खेत और शहद की जो खाद वर्मी कॉस्ट से बना है। वह द प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो जैविक उर्वरक के उत्पादन को बढ़ावा क्यों? हाल ही में जो वर्षों में घरेलू उत्पादन को जैविक खेती की लोकप्रियता बढ़ी है, और भारतीय जैविक जो पैक्ड फूड के लिए बाजार की 17% की दर से बढ़ने और 2021-2000 और 871 मिलियन रुपए को जो पार करने की उम्मीद है यहाँ पे। इस क्षेत्र में जो उल्लेखनीय वृद्धि मिट्टी की जो सिंथेटिक उर्वरक हानिकारक जो प्रभावों के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता, बढ़ती हुई चिंता, और जो शहरी जनसंख्या आधार पर जो विस्तार और खाद्य वस्तुओं पर जो उपभोक्ता व्यय की जो वृद्धि को से जुड़ी हुई है। तो जो ये क्या है हमारा, फिर है हमारा सतत प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इनोवेटिव्स। तो ये सतत विकास कार्यक्रम सरकार की पहल है क्या है? तो ये सतत विकास कार्यक्रम जैव संपीड्य प्राकृतिक बायोगैस CNG के लिए ठोस खनिज जो जैविक खाद या जो डाइजेस्ट उत्पादन की बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिससे तहत जो उद्योग जगत के लिए देश भर में जो 5,000 से अधिक प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए हैं।
इसका कॉन्जुगेशन क्या देख लेते हैं इसके जो, तो ये चूंकि जो ये पोषक तत्वों की जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैव उर्वरक उपयोग के लिए जैविक खाद में सुधार किया जा सकता है। जैव उर्वरक और जैविक खाद में सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग करने के समाप्त करने की क्षमता है। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं इससे जो, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। और जो क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ इंडिया, तो ये हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, वो जैविक खेती भारत में जो फसल पैटर्न क्या है, शून्य बजट कार्बनिक जो कार्बन खेती क्या है। तो अबाउट द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए यूज ऑफ द बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट क्या है, पोटेंशियल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, व्हाट इज द organic farming, difference between the organic and the synthetic जो fertilizers है, types of the in organic farming। तो ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। जैविक खाद के बारे में क्या है और उपयोग और लाभ, जो भारत में जैविक खाद की संभावना क्या है, जैविक खेती क्या है, और जैविक खेती के लिए सिंथेटिक उर्वरकों के बीच में अंतर क्या है, जैविक खेती के प्रकार क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो फंडिंग होती थी तो वो कैश में या ऐसी कर ली जाती थी। अब सरकार ने नियम परिवर्तित कर दिए हैं कि गवर्नमेंट अब कहती है किसी प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टी उसको पैसा देना है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया जाएगा। और वो बॉन्ड कहाँ से होगा, वो SBI में के माध्यम से होगा। ये जो 10,000, ये 10,000, 1,00,000, 1,000, 10,000, जो 1 करोड़, 10 करोड़ की इसके इस तरह के इशू किए जाते हैं। इसमें जो भारत का कोई भी नागरिक अपने जो अकाउंट SBI में पेमेंट करेगा और SBI का पेमेंट करने के बाद जो SBI में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के देगा, उसको जो जिसको देगा, जिसके नाम से देगा, उसका अकाउंट SBI में होगा, जिस पार्टी का, उसमें वो पैसे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये इसका सिस्टम होता है। जिस पार्टी में इसका जन्मदाता जो अरुण जेटली साहब थे, जो हमारे वित्त मंत्री थे 2017 में के आसपास ये आया था। तो इसके देख लेते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है। तो ये GS पेपर हमारे 2 में कवर करेगा, इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट्स, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेस ऑफ द लिमिटेशंस एंड द पोटेंशियल सिटीजन्स, चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द द मेजर्स। तो ये हमारे देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। द सुप्रीम कोर्ट on the October 14, 2022 asked the government whether the electoral bonds systems relieves the sources of the monies pumped there the fund of the political parties even as the center the repeatabilities of maintained there are the schemes of absolutely transport transparent, or the Supreme Court asked the system provides from the where the money comes। तो 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या चुनावी बॉन्ड की प्रणाली राजनीतिक दलों के लिए फंड करने के लिए पैसे का स्रोत का खुलासा करती है। जब केंद्र ने बार बार कहा है कि यह योजना बिल्कुल पारदर्शी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सिस्टम मुहैया कराता है तो पैसा कहाँ से आता है। तो इस गवर्नमेंट स्टैंड क्या है, सरकार स्टैंड क्या है, सरकार ने क्या कहा उसके बारे में देखते हैं। सो धन प्राप्त करने के लिए पद्धति बिल्कुल पारदर्शी है। किसी भी काले धन को जो बेहिसाब से धन से प्राप्त करना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्लैक द अन अकाउंट द मनी। तो ये हमारी तो ये कहने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना लोकतंत्र को प्रभाव करती है। शायद पानी ना हो और जो इस चरण दर चरण इसके माध्यम से इसके प्रभुत्वता प्राप्त करेंगे। Issues associated with it, तो यह स्कीम is the affected the very ideas the free and the fair elections provide the under the article 324 of the constitution। तो ये हमारे जो आर्टिकल 324 में बात करके दी गई है कि भाई हमारा एक बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, उसके बारे में बात करता है। तो ये इस योजना के संविधान में जो अनुच्छेद हमारा 324 के तहत जो एक स्वतंत्र और जो निष्पक्ष चुनाव की प्रभावित किया गया है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए लोकतंत्र के लिए केंद्र है। और जो यह संरचना की जो लोकतंत्र है, तो जो ये इस तरह की बात की गई है। हमारा दूसरा मुद्दा है जो विदेशी अंशदान, जो विदेशों से प्राप्त होता है हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इस तरह से ये हमारे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस तो रेगुलेशन तो क्या है मैं तो अंश जो ये हमारा जो अधिनियम पूर्णव्यापी संशोधन को जो होती है, जिसके जो विदेशी कंपनियों के सहायक संबंधों को विदेशी स्रोत से नहीं माना जाएगा। जवाब क्या, रिप्लाई क्या है, विदेशी कंपनियों की जो विदेशी तत्व स्रोत न मानकर राजनीतिक दल और जो लोक सेवकों के लिए कई प्रकार के संशोधन आधार पर विदेशी कंपनियों अनुसंज्ञों के माध्यम से विदेशी धन प्राप्त कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, चुनावी बॉन्ड क्या है। चुनावी बॉन्ड ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी राजनीतिक दल धन दान कर सकता है। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने के लिए, भुगतान करने के लिए, अधिकृत और जारी रखने के लिए 15 तारीख से 15 दिनों के लिए वैध है।
द बॉन्ड इज द इश्यूड द मल्टीपल्स, तो ये हमारा 1000 तो 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, दैट्स द 10 करोड़, इस तरह से विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। एंड द पर्सन बीइंग द इंडिविजुअल कैन विद इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइदर द सिंगली एंड द जॉइंटली विद द इंडिविजुअल्स, तो जी किसी के साथ जुड़ भी सकता है। द डोनर नेम द मेंशन ऑन द बॉन्ड्स, नोट मेंशन, उस पर जो मेंशन नहीं होता डोनर देने वाले का। तो बॉन्ड के रुपए के लिए गुणकों जारी किए गए हैं जो 1,000, 10,000 और 1 लाख, 10 लाख रुपए के अधिकतम जो 1 करोड़, किसी अधिकतम सीमा के जो 1 करोड़। और जो ये जो व्यक्ति के लेने के नाते जो नाते चुनावी बॉन्ड खरीदा जाता है, उन्हें तो केवल अकेले व्यक्ति खरीद सकता है, उन्हें संयुक्त रूप से किसी और के साथ भी खरीद सकता है। बॉन्ड के दाता का नाम उसमें उल्लेख नहीं होता और तो भाई, लेकिन गवर्नमेंट जानती है क्योंकि देखो हम अकाउंट जुड़ा हुआ है कार्ड से, पैन कार्ड से, सब कुछ से, तो उसमें पता है कि किस कौन दे रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट को पता है। हाँ, इससे ये देखो नुकसान भी होता है कि भाई देखो गवर्नमेंट ये है, कोई भी जो इंडस्ट्री है कि देना चाहेगा किसको, तो और दूसरी पार्टी को तो देगा नहीं जो सत्ता में है उसी का, तो जो अगर मान ले दूसरी को देगा, मान ले जो जैसा आज कांग्रेस है, आप है या किसी और कुछ सत्ता में नहीं है, तो उसको क्या करेगा, देगा तो फिर वो धरे जाएंगे। तो कोई भी उससे मतलब वो ऐसा नहीं है कि उससे नाराज हो, उसे नाराज नहीं करनी चाहिए कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इस तरह से। तो वाई द इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, द सेंट्रल आइडिया behind the electoral bonds or the schemes and brings out the transparency of electoral bonding the India। चुनावी बॉन्ड क्यों है, चुनावी बॉन्ड योजना के पीछे या चुनावी विचार, भारत में जो चुनावी फंडिंग के पारदर्शिता लाना है, इश्यूज द एसोसिएटेड विद द स्कीम, it does the accept of opposite that is the mean of the bring the transparency इलेक्शंस फंडिंग्स, यह योजना करने के लिए पारदर्शित करना और फंडिंग और चुनावी फंडिंग को पारदर्शिता लाना है। न तो जो दाता एक व्यक्ति, एक जो कॉर्पोरेट हो सकता है, न ही जो राजनीतिक दल को बताने के लिए बाध्य है दान किसे आता है। तथ्य यह है कि यह बॉन्ड जो सरकारी स्वामित्व वाले बैंक जो SBI के माध्यम से बेचे जाते हैं, सरकारी ये जानने के लिए दरवाजा खुला रहता है कि आपके कौन विरोधी वित्त कर रहा है। चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए व्यक्ति को एक जो प्रकटीकरण आवश्यकता और कमी देखते हुए इस पर जो कदम उठाने के दुरुपयोग किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड जो चुनावी फंडिंग को और जो पारदर्शिता बना देते हैं, ये अधिक से अधिक काला धन राजनीतिक व्यवस्था में लाया जाएगा। अच्छा, रिलेटेड सर्च देख लेते हैं इसमें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेट, तो ये है क्या है हमारा जो डॉक्ट्रिन, तो मूल संरचना सिद्धांत क्या है, और ECI क्या है हमारा, व्हाट इज द इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, एलिजिबिलिटी, डोमिनेशन क्या है, फीचर क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉन्ड्स, दिस बॉन्ड, और चुनावी बॉन्ड क्या है, जो पात्रता, संप्रदाय, विशेषताएं, ये बॉन्ड जारी कौन कर सकता है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन भी है। जो चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। यह चुनावी बॉन्ड खरीदार केवल KYC मापदंडों पर पूरा करना होगा, वही चुनावी बॉन्ड के खरीदार का जो नाम भी नहीं होता। और यहाँ पे चुनावी बॉन्ड केवल एक पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किया जाता है जो एक चुनावी विधानसभा या संसद के पिछले आम चुनाव में कम 1% वोट हासिल किया हो। ये जो ब्याज नहीं रखते हैं और द्वितीय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है। तो कितनों में से कौन सा सही है, तो दोनों तीनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए देख लेते हैं। हाउ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स द स्कीम कैन बी प्ले द प्रिवेंटिंग द ब्लैक मनी इन द इलेक्शंस, व्हाट इज द इश्यूज ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम। चुनाव के काले धन को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना भूमिका निभा सकता है, और जो चुनावी बॉन्ड भूमिका के साथ क्या मुद्दे हैं ये बताना है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ओपन नो फर्स्ट यूज ऑफ द कमिटमेंट, तो ये हमारा कि भाई हम पहले किसी पे वार नहीं करेंगे, यदि कोई हमारे पे जो न्यूक्लियर वेपन इस तरह से यूज करता है तो हम उसका जवाब देंगे, तो ये हमारी नीति है। तो इस पीस के बारे में बताया गया है। तो ये नो फर्स्ट कमिटमेंट द इंडियाज द स्ट्राइक्स ऑन न्यूक्लियर स्कीम्स, तो सबमरीन्स INS अरिहंत कैरिड आउट द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द सबमरीन्स लॉन्च द बैलिस्टिक मिसाइल द SLMM। तो भारत की जो सामरिक हड़ताल परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत ने पनडुब्बी के प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ये हमारा SLBM का परीक्षण किया है। यह परीक्षण जो SBM कार्यक्रम के महत्वपूर्ण है, जो भारत की परमाणु जो प्रतिरोध क्षमता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये सबमरीन द लॉन्च द बैलिस्टिक मिसाइल्स, दे आर द कोड नेम्ड आफ्टर द डॉक्टर अब्दुल कलाम, द सेंटर फिगर्स ऑफ द इंडिया द मिसाइल द स्पेस द प्रोग्राम्स हु हैज द सर्व्ड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पनडुब्बी को लॉन्च करने के बैलिस्टिक मिसाइल के स्वदेशी रूप से जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का जो परिवार, जैसे कि कभी कभी जो के परिवार को मिसाइल कहा जाता है, उसका जो कोड नेम के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है, जो भारत के मिसाइल और जो अंतरिक्ष केंद्रों के लिए केंद्र में है, जिन्होंने जो 11वें राष्ट्रपति के रूप में जो काम किया है।
और जो SLBM परिवार के तहत K-15 सहित विभिन्न प्रकार के रेंज मिसाइलों को जो विकसित किया गया है, जिन्हें जो B-05 जो सागरिक बीज कहा जाता है, जिसकी मारक क्षमता जो 750 किलोमीटर है। भारत ने उसी परिवार के जो K4 जो मिसाइलों का विकास और परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। K4 और जो K-15 दोनों ही जो अरियन श्रेणी के पनडुब्बियां स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर है हमारा SSBM प्रोग्राम के जो BM कार्यक्रम जो परमाणु की प्रतिरोध क्षमता के तत्व है। SBBM जो पनडुब्बियों को ले जाने वाली परमाणु शक्ति बैलिस्टिक मिसाइल के तत्व का वर्गीकरण प्रस्तुत होता है। भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध को ध्यान में रखते हुए मजबूत जीवित और जो सुनिश्चित प्रदर्शित करता है, उसमें उपयोग करने के लिए जो प्रतियोगिता को जो रेखांकित करती है। नेक्स्ट हमारा अबाउट द INS अरिहंत के बारे में देख लेते हैं। 2016 में कमीशन किया गया था। INS अरिहंत भारत की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है, जिसमें जो है SSBM कार्यक्रम के तहत इसे वर्गीकृत किया गया है। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। INS अरिहंत को 2016 में कमीशन किया गया था। कक्षा में अलग INS रिघाट को जो 2017 में लॉन्च किया, यानी कि सूचना है। अच्छा, नो फर्स्ट यूज, तो नो कोई पहला उपयोग नहीं, तो क्या है नो फर्स्ट यूज मीनिंग द न्यूक्लियर वेपन्स ओनली द बी यूज्ड और द रिलेटिंग अगेंस्ट द न्यूक्लियर अटैक्स और इंडिया द टेरिटरी ऑन द इंडियन द फोर्सेस एनीवेयर। तो इसमें क्या है, तो नो यूज फर्स्ट यूज परमाणु हथियार का इस्तेमाल केवल जो भारतीय क्षेत्र पर नहीं किया है, तो भारत उस पर नहीं करेगा जिस पे भाई देखो ये इस तरह के परमाणु इस तरह वो नहीं है, बम इस तरह नहीं है। लेकिन जो अगर वो उस तरह का वेपन यूज करते हैं वो कंट्री, तो भारत उस पर कर सकता है। तो भारतीय क्षेत्र में कहीं भी परमाणु को हमले के लिए जवाब में किया जाएगा। नो फर्स्ट यूज प्रतिज्ञा के प्रथम सिद्धांत कटक 2000 इसे 2003 में अपनाया था भारत ने। पहली हड़ताल के परमाणु प्रतिशोध के बड़े पैमाने पर होगा और जो अस्वीकार क्षति पहुंचाने के लिए इसे डिजाइन किया जाएगा। सिद्धांत में यह कहा गया है कि जो परमाणु जवाबदेही हमलों को केवल जो नागरिक राजनीतिक नेतृत्व द्वारा परमाणु जो प्राधिकरण जो माध्यम से अधिकृत किया जा सकता है। जबकि भारत जो गैर परमाणु हथियार राज्यों के लिए खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग न करने पर कायम है। सिद्धांत में कहा गया है भारतीय सेना के खिलाफ कहीं भी जैविक और रासायनिक हथियारों के हमले की स्थिति भारत के परमाणु हथियार को जवाबदेही कार्यवाही विकल्प के बरकरार रखेगा। नेक्स्ट है हमारा जो INS तर्कस इन द IB जो समर, ये हमारा जो है 7 नंबर का है। तो इसमें जो देखते हैं तो ये जो भारतीय ब्राजीलियाई और जो दक्षिण अफ्रीका के नौसेनाओं के बीच में तो IB समर का जो 7वां संस्करण 10 से जो 12 अक्टूबर के बीच में जो पोर्ट जो गेबेरा पोर्ट जो एलिजाबेथ के रूप में जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका के लिए आयोजित किया गया है। यह अबाउट द इब्स सामर क्या है, तो ये IB समर क्या बोलते हैं इब्स समर, तो ये हमारा अभ्यास है। इसमें जो भारतीय नौसेना के प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल्स INS तर्कस और जो चेतक हेलीकॉप्टर जैसे मार्केस विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। तो IBS जो ये है हमारा इब्स सामर जो ये 7th है। उद्घाटन समारोह 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। अभ्यास दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें बंदरगाह समुद्री दोनों चरण जो शामिल हैं 10 और जो 11 अक्टूबर 2022 की बंदरगाह चलन के लिए रूप से DCMF जो अभ्यास BCSF क्रॉस और बॉन्डिंग व्याख्यान संयुक्त ड्राइविंग ऑपरेशन विशेष बलों के बीच में बातचीत और क्रॉस ड्रैग यात्रियों के विशेष पेशों आदान प्रदान के लिए किए गए थे। का समुद्रीकरण जो 12 अक्टूबर 2022 को आयोजन किया गया था, जिसमें समुद्री संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया था और ड्रीफ के लिए समापन के लिए गब्बरों का INS तर्कस भी आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, समुद्री जो संबंधी को मजबूत करना, संयुक्त परिसंचालन को लिए प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, समुद्री अपराधों का मुकाबला और संचार की जो समुद्री लाइनों को सुरक्षित करना, समुद्र के सामान्य विकास के आगे बढ़ाने के लिए अंत संचालित को आगे बढ़ाना। तो INS तर्कस क्या है, भारतीय नौसेना के में एक अत्याधुनिक जो स्टील ग्रेट फेट है, यह जो फ्रीगेट है, यह भारतीय नौसेना के निर्मित जो 5वीं जो तलवार श्रेणी की जो युद्धपोत है, जिसे जो कलीन ग्रोथ यानी कि यंत्र शिपयार्ड में बनाया है। यह तीनों आयाम से खतरों से संबंधित और हथियारों में सेंसर में बहुमुखी रेंज में लैस है। नेक्स्ट हमारा जो है तो ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। तो ये ग्रामीण जितने भी हैं युवा हैं जो शहर की तरफ चले जाते हैं रोजगार के लिए, उसके लिए है कि वो ना जाए, वहीं पे जिस तरह की डेवलप किया जाए उस तरह की बात उससे में बात कही गई है। तो ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप MSD the fertility 165 the student under the second phase of the Gramin
उद्यमी प्रोजेक्ट, नेशनल स्किल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ द इनोवेटिव का जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडी कौशल विकास निगम ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण में 165 शब्दों को शामिल किया गया। यह आदिवासी योजना की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आगे लाना है। तो ये अबाउट द ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को कौशल विकास एनडीसी के द्वारा जो वित्त पोषित बहुकुशल परियोजना है, इसका उद्देश्य भारत के आदिवासी और जो युवाओं को क्षेत्र में जो प्रवास को बिना आय की एक 12 जो धारा को बनाने में सक्षम बनाना है। वर्तमान में यह परियोजना 6 राज्यों में जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। क्रियान्वयन एजेंसी जो ग्रामीण योजना की गई है। ये केंद्रित क्षेत्र कौन से? कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, स्थानीय जो मांग के अनुसार जो संबंधी भूमिका है। परियोजना के चरण में जो ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमों को जुटाया जाएगा और परिवहन उन रहने वाले उद्यमों को सिखाने के अवसर से न चूके। भोपाल मध्य प्रदेश 2022 में महीने के 7 बेंचों में जो 157 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण हुआ और लगभग 133 उम्मीदवारों ने 27 जून 2022 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। जो पायलट प्रोजेक्ट का दूसरा चरण जो अगस्त में रांची में शुरू हो गया था, युवा विकास सोसाइटी द्वारा जो भारतीय केंद्र से इसे जो लागू किया जा रहा है। MSDE जो तत्वाधान से NSD से जो सेवा में भारतीय क्षेत्र जो केंद्र कौशल विकास क्षेत्र में जो कौशल परिषद को SSCs के माध्यम से प्रयोगशाला और जो कक्षाओं को जो स्थापना की सहायता की गई है। नेक्स्ट है हमारा जो ABO ऑफ द इनकम्पैटिबल्स ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है भाई हमारा, अगर आपको जो माना कि किडनी खराब हो गई है तो उसको ट्रांसप्लांट कराना है, तो आपको किसी ब्लड ग्रुप की किडनी चाहिए। अगर दूसरे की चढ़ा देंगे, दूसरे की लगा देंगे तो उसको दिक्कत आएगी। इन द ABO ऑफ द incompatibles the kidneys transplant of kidneys that the donors can be transplanted and the receipt of the regardless of blood types which is the otherwise can be not done due to the immune response. Antibodies the present of blood attacks and transplanted kidneys and the blood types of the donors received the different in the ABO the implementable transmitted antibodies। तो ये सारी चीजें इसमें जो नॉर्मल जो लाइफ द डोनर्स द किडनी ट्रांसप्लांट कॉस्ट तो ये हमारा 2.3 लाख के आसपास है और ये RB ये हमारा जो 5.6 लाख के पास है टोटल जो। तो ये हमारा ABO इनकम्पैटिबल ऑर्गन्स द ट्रांसप्लांट, तो ये हम देख लेते हैं। तो ये मणिपुर अस्पताल यशवंतपुर 27 ABO जो असंगत गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाली कर्नाटक का पहला अस्पताल बन गया है। ABO असंगत प्रत्यारोपण के बारे में ABO प्रत्यारोपण तब किया जाता है जब प्राप्तकर्ता और दाता के रक्त प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं और जो अलग अलग हो। इसे में तो मिल जाए तो कभी कभी तो नहीं मिल पाता तो भाई तब प्रॉब्लम होती है। Such the transplant are the thus the very complex and the first ABO or the compatible kidney transplant are the performed the India the year 2011. Since then they are the producer the broad and the hope the patients and the struggling finding the compatible donors। इस प्रकार का प्रत्यारोपण इस प्रकार की जटिल होता है कि भारत में ABO अंतसंगत गुर्दा प्रत्यारोपण 2011 में किया गया था। तब से जो प्रतिक्रिया संगत दाताओं के खोजने के लिए संघर्ष कर रहे रोगियों के लिए आशा लाई है। हालांकि पिछले वर्षों में जो चिकित्सा प्रगति को जो अच्छी सफलता प्राप्त के दर में जो सर्जरी के संभव बना दिया है। इसमें क्या है प्रोसीजर क्या है, इट इज द डोनर the spreading the level of the antibodies of the recipient of body, they are the mismatch the blood of the donor and recipient the represent of antibodies and तो ये हमारा जो है यह प्राप्तकर्ता के शरीर में एंटीबॉडी को जो स्तर को दबा कर किया जाता है और दान प्राप्तकर्ता के संबंध में कोई मेल नहीं रखता। तो यह प्राप्तकर्ता के शरीर को एंटीबॉडी को प्रत्यार अंग को जो ऐसे स्वीकार कर देते हैं। ABO असंगत प्रत्यारोपण में इस एंटीबॉडी को जो प्लाज्मेफेरेसिस के माध्यम से हटा दिया जाता है। फिर ये प्लाज्मेफेरेसिस इज द प्रोसेस व्हिच इज द लिक्विड्स ऑफ द ब्लड एंड द प्लाज्मा इज सेपरेट फ्रॉम द ब्लड सेल्स, अलग कर दिया जाता है। तो WBC से अलग कर दिया जाता है। फास्फोरिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो रक्त लाल भाग को जो प्लाज्मा के जो रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। एसिडिक भाग से करने के लिए इम्यूनोप्रेसेंट वो भी दिए जाते हैं। ABO असंगत प्रत्यारोपण के मानक प्रत्यारोपण के समान सफलता दर होती है। भाई देखो ये आज तक की हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटजी की थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वहाँ जाके लिंक को जो भी वहाँ पे क्लिक करें और आपको